हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिसोड 4 के साथ। अब देखो, एपिसोड 1, 2 एंड 3 में मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशन की पूरी साइकोलॉजी बताई। कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कौन से टाइप्स की कैंडल्स हमें देखनी चाहिए। एंड सेकेंड, स्ट्रक्चर मार्किंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेस रहने वाला है हमारी स्ट्रैटेजी के लिए। तो अगर आपने स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं देखा तो सबसे पहले एपिसोड 2 एंड 3 देखो, उसमें मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग अच्छे से समझाया है। सो स्ट्रक्चर मार्किंग इज डन, कैंडल फॉर्मेशन उसकी साइकोलॉजी डन है। अब आज मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाली हूँ, देखो। आज मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊंगी कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्किंग तो सिखा दिया, लेकिन स्ट्रक्चर मार्किंग कौन से टाइम फ्रेम में देखना है वो सिखाऊंगी। देन कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग्स, देन बॉटम विक टॉप विक का एक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगी। फिर हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं वो सिखाऊंगी। एंड फाइनली फिबोनाची का कन्फ्लुएंस कैसे हम यूज करेंगे अपनी ट्रेड्स में वो सिखाऊंगी। ओके, सो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी। चलो तो चलते हैं चार्ट पे। अब देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड का चार्ट मैंने कैसे यहाँ पे ऐड किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया XAU USD एंड यहाँ पे जो ओवांडा वाला चार्ट है ना, ये मैं यूज करती हूँ। सो आपको जस्ट XAU USD सर्च करना है एंड ओवांडा वाला चार्ट सिलेक्ट करना है, तो आपका गोल्ड का चार्ट खुल जाएगा। डन। और ये चार्ट मैं देख रही हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करो, चार्ट्स में जाओ एंड देन XAU USD सर्च करो, आपका गोल्ड का चार्ट खुल जाएगा। सो चार्ट्स हम यहाँ पे ही व्यू करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि हम ट्रेड्स कोई और प्लेटफॉर्म्स पे ले रहे हैं, जैसे MT5 हो सकता है, कोई भी फर्म, ब्रोकर, एक्सचेंज जो भी यूज करो, प्लेटफॉर्म अलग होगा, लेकिन हम लोग चार्ट्स देखेंगे ट्रेडिंग व्यू में ही, ठीक है। एक बार चार्ट खुल गया तो यहाँ पे देखो कितने सारे टाइम फ्रेम्स है। मैं सारे को क्लिक करूंगी ना तो कितने सारे टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो मैंने स्टार करके रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं एंड सिर्फ यही टाइम फ्रेम्स मैं देखती हूँ। जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक, ठीक है। सो इसमें मेरा एनालिसिस किस टाइप से रहता है पता है, टॉप टू बॉटम, यानी हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम मेरा एनालिसिस रहता है। जब भी मैं चार्ट खोल के बैठती हूँ एनालाइज करने के लिए, सो द फर्स्ट टाइम फ्रेम मैं देखती हूँ डेली टाइम फ्रेम। अब क्यों वीकली नहीं, वीकली मैं रेयरली देखती हूँ, क्योंकि मैं डेली से क्यों स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करती हूँ, यानी डे ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। इसलिए मैं डेली टाइम फ्रेम से चार्ट को देखना स्टार्ट करती हूँ। डेली, देन 4 आवर, देन 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सीक्वेंस में। ओके, सो हमें ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो हमें बायस या ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और जोन्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमें बाइंग यहाँ से देखनी चाहिए कि सेलिंग यहाँ से देखनी चाहिए। तो हायर टाइम फ्रेम्स हमें एक डायरेक्शन देते हैं। एंड लोअर टाइम फ्रेम्स जो है, जैसे 5 मिनट और 1 मिनट, इसे लोअर टाइम फ्रेम कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड 1 आवर, 4 आवर डेली, इसे हायर टाइम फ्रेम कहते हैं। तो ये जो लोअर टाइम फ्रेम्स है ना, 5 मिनट, 1 मिनट, मेनली ये हमें कंफर्मेशंस देने में हेल्प करता है, कंफर्मेशंस या कन्फ्लुएंसेस देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी चीज क्लियर रखो कि ये सारे टाइम फ्रेम्स आपको फेवरेट्स में ऐड कर देने हैं। एंड जो लोअर टाइम फ्रेम्स है, ये हमें हेल्प करते हैं कंफर्मेशंस के लिए। एंड जो हायर टाइम फ्रेम्स है, वो मेनली हमें हेल्प करते हैं किसमें, एक डायरेक्शन देने में, एक लेवल प्रोवाइड करने में कि यस, ये जोन से मुझे बाइंग देखनी है या ये जोन से मुझे सेलिंग देखनी है, बायस डिसाइड करने में। एंड और एक बात कि ऑलवेज हम लोग एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम करेंगे, ठीक है। कभी भी आपने चार्ट खोला एंड डायरेक्ट 1 मिनट खोल दिया, ऐसा नहीं। ऑलवेज मैं जब भी चार्ट खोलती हूँ तो ऑलवेज सबसे पहला मेरा हायर टाइम फ्रेम पे नजर जाएगा एंड फिर धीमे धीमे मैं एक के बाद एक देखूंगी टाइम फ्रेम्स 1 मिनट तक। डन, इतना आपको क्लियर है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि इसमें इसमें जो भी कैंडल आपको दिख रही है ना, वो एक दिन में बनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कैंडल फ्राइडे 13 मार्च की है, ठीक है। सो ये कैंडल बनी कैसे होगी, फर्स्ट एपिसोड में याद है ना, ये कैंडल बनती कैसे है वो मैंने बताया है कि रेड अगर ऐसी कैंडल बनी है तो इसमें क्या हुआ होगा कि प्राइस ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है। प्राइस ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने टॉप विक दी होगी, देन नीचे 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 आई एंड देन बॉटम विक देके ऐसे क्लोज हो गई, इसलिए हमें रेड नजर आ रही है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस ये थी एंड क्लोजिंग प्राइस ये थी, तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे थी। सो ये रेड कैंडल इस तरह से बनी।
करेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपोज डेली टाइम फ्रेम है, तो मुझे एक जो कैंडल दिख रही है ना, ये एक दिन में बनी है। अब अगर कोई भी कैंडल पकड़ लो, ये कितने टाइम में बनी है, ये कैंडल एक दिन में, यानी 24 आवर्स में ये कैंडल फॉर्म हुई है। अब अगर मैं 4 आवर करती हूँ, तो 4 आवर में जो भी एक कैंडल आपको दिखेगी ना, वो बनी होगी 4 आवर्स में। समझ लो टाइम फ्रेम्स का ये मतलब है कि आपकी, जैसे आपने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला, तो जितनी भी कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये सारी 4 आवर्स में फॉर्म हुई है। जैसे अगर मैं ये कैंडल पकड़ूं, ठीक है, ये ग्रीन वाली कैंडल, तो देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, फ्राइडे 13 मार्च 14:30 यानी 2:30 PM। ठीक है, सो ये वाली कैंडल 2:30 को ओपन हुई थी, एंड 2:30 के बाद 4 घंटे कितना होता है, 6:30। सो 2:30 को ओपन हुई एंड 6:30 को क्लोज हो गई। देन नेक्स्ट वाली कैंडल 6:30 को ओपन हुई। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, फ्राइडे 13 मार्च 6:30, राइट। सो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई 6:30 को, एंड 6:30 के बाद अगेन 4 आवर्स करो, कितना होता है 10:30। सो ये कैंडल देन पूरा यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, कितने बजे, 10:30 में। मतलब 4 घंटे के अंदर इसने मूवमेंट किया होगा, है ना। ये कैंडल नीचे गई होगी, ऊपर गई होगी, इतना मूवमेंट किया होगा, जिसके बाद फाइनली वो कहाँ जाके क्लोज हुई, 10:30 को यहाँ जाके क्लोज हुई। समझ रहे हो। देन ये 10:30 को क्लोज हुई, तो ये कब ओपन होगी, 10:30 को, राइट। जैसे ही 4 आवर की एक कैंडल क्लोज होगी, अगली ओपन हो जाएगी। तो ये जो टाइमिंग्स है ना, ये टाइमिंग्स ऐसे टाइमिंग्स है जहाँ पे अपनी 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है और दूसरी कैंडल ओपन होती है, यानी 4 आवर की कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स है ये। तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हमारे लिए। तो ये ध्यान में रखो, ये सारे टाइम्स की इस टाइम पे अपनी 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग होगी, ठीक है। वैसे तो आप देखते रहोगे ना टाइम्स, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने टाइम में, जैसे वेट, ये गोल्ड अभी आज सैटरडे है ना, आज सैटरडे है इसलिए गोल्ड अभी चल नहीं रहा है। सो मैं आपको बताती हूँ बिटकॉइन में। सो बिटकॉइन में सी यहाँ पे क्या नजर, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है बिटकॉइन का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3:34:56, यानी अभी 3 घंटे, 3.5 आवर्स ऑलमोस्ट बाकी है ये कैंडल को क्लोज होने में। समझ रहे हो। जैसे वेट मैं बताती हूँ आपको, देखो अभी ये कैंडल चल रही है, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई। इसकी प्रीवियस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल थी, टाइम देखो 1:30 को ओपन हुई थी। अगर ये 1:30 को ओपन हुई थी, तो 1:30 के बाद ये वाली कैंडल कब ओपन हुई, 5:30 को, क्योंकि 1:30 के बाद 4 आवर्स अगर आप गिनोगे तो 5:30 को होगा। सो 1:30 को ये ओपन हुई, 5:30 को क्लोज हुई, एंड 5:30 को अगली कैंडल ओपन हो गई। करेक्ट है, ठीक है। एंड अभी बचे हैं, कितना बचा है देखो, 5:55 बचा है अभी, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है ये कैंडल ओपन हुए, तो ये कैंडल 4 घंटे में बनेगी, राइट। सो अगर ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है, तो कितना घंटे बचे ये कैंडल क्लोज होने में, 3.5 आवर्स। सो देखो 3.5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको टाइम शो करेगा कि कितने टाइम में जो भी रनिंग कैंडल है वो कितने टाइम में क्लोज होगी। जैसे ये 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम करूंगी, है ना, मैं बिटकॉइन का 1 आवर टाइम फ्रेम करती हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, 33 मिनट्स, यानी ये कैंडल को क्लोज होने में अभी 33 मिनट्स है। जैसे देखो ये कैंडल का, अब देखो 1 आवर की कैंडल तो हर एक घंटे ओपन और क्लोज होगी। जैसे 12:30 को ओपन हुई, 1:30 को क्लोज हुई, दूसरी 1:30 को ओपन हुई, तीसरी 4:30 को, नेक्स्ट 3:30 को ओपन हुई, 4:30 को ओपन हुई, और अभी वाली 5:30 को ओपन हुई। और अभी टाइम कितना है, ऑलमोस्ट अभी 6 बजने वाला है। दैट मीन्स कि अभी आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली हुआ है इस कैंडल को ओपन हुए। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या, ऑलमोस्ट आधा घंटा ही टाइम बता रहा है ना क्लोज होने में। सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी टाइम फ्रेम की चलती हुई कैंडल है, रनिंग कैंडल, वो कितने टाइम में क्लोज होगी, ठीक है। सो यहाँ से आपको ओपनिंग क्लोजिंग टाइम इजीली दिख जाएगा। बट अगर आप रेगुलरली मतलब ट्रेड करोगे ना, तो आपको याद रह जाएगी 4 आवर्स के ओपनिंग क्लोजिंग टाइम्स, जो कि कौन से है। देखो जैसे मैं गोल्ड में बताती हूँ, देखो ये सुबह के 6:30, करेक्ट, फिर ये सुबह के 10:30, एंड फिर ये दोपहर के 2:30, 6:30, 10:30, ठीक है। 2:30, 6:30 एंड 10:30, ये तीनों टाइम्स है AM एंड PM, जहाँ पे अपनी 4 आवर की कैंडल ओपन और क्लोज होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्यों 4 आवर की कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 आवर कब ओपन क्लोज होगी, एवरी 30 को, जैसे 2:30, 1:30, 3:30, 2:30, है ना, एवरी 30 को 1 आवर की कैंडल ओपन और क्लोज होगी, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 30 मिनट में। सो 30 मिनट की एवरी 00 और 30 को ओपन क्लोज होगी, राइट। सो देखो जैसे 12 बजे,
12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, ठीक है। सो 30 मिनट की कैंडल्स इस तरह से है, यानी एक कैंडल हमारी कितने टाइम में फॉर्म होगी, कितने टाइम में बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिटकॉइन खोलते हैं, सो देखो देखो 30 मिनट की कैंडल, अभी मैंने कहा था ना 6 बजने वाले हैं। सो देखो 30 मिनट, अभी कैंडल क्लोज होने वाली है 34 सेकेंड्स में, ये 30 मिनट की। देखना बताती हूँ आपको लाइव ओपन क्लोज कैंडल का। देखो ये कैंडल ऊपर गई, टॉप विक मारी, नीचे आई, एंड अब जाके ऐसे रेड क्लोज होने वाली है, देखना। ठीक है, 20 सेकंड है, एंड जैसे ही ये क्लोज होगी अगली कैंडल ओपन हो जाएगी। जैसे देखो ये 5:30 को ओपन हुई थी, ठीक है। नीचे आपको जो शो हो रहा है ना यहाँ पे, सैटरडे 14 मार्च 5:30, सो दिस इज द टाइम, कैंडल ओपनिंग टाइम ऑलवेज आपको दिखेगा। आप कोई भी कैंडल पे जाओगे ना तो आपको कब कैंडल ओपन हुई है ये दिखेगा। सो ये 5:30 को ओपन हुई एंड अभी 6 बजने वाले हैं। देखो 6 बज गए, जस्ट 6 बजे, एंड ये कैंडल क्लोज हो गई। अब देखो ये यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरी यहाँ पे ओपन हो गई। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम है, 29:50 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये दूसरी 30 मिनट की कैंडल ओपन हुई, अभी ये ऊपर जाएगी, टॉप विक देगी, बॉटम विक देगी, एंड क्लोज हो जाएगी 30 मिनट्स में। डन है, तो इतना सिंपल है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हर एक कैंडल कितने मिनट में बनी है, 15 मिनट में, एज सिंपल एज दैट। देखो सारी जो चीजें है ना, स्ट्रक्चर है, ये सब हम सारे टाइम फ्रेम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड जो कैंडल्स भी बन रही है ना, उसको एक ही जैसा समझो, सिर्फ टाइम फ्रेम अलग हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि, अब देखो ये टाइम फ्रेम्स मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये 1 घंटे में फॉर्म होगी, एंड 15 मिनट की कैंडल 15 मिनट में फॉर्म होगी। बट इसमें ये है कि देखो, मान लो कि 1 आवर में, हम लोग लास्ट 1 आवर की बात करते हैं, ठीक है, लास्ट 1 आवर की, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी, करेक्ट। ये प्रीवियस जो 1 आवर की हमारी कैंडल है, ये यहाँ पे ओपन हुई थी, राइट। एंड ये क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे, सही बात है। अगर सेम सिनारियो को मैं 30 मिनट में देखूं, तो देखो 1 आवर की अगर एक कैंडल बनी है, तो इतने टाइम में 30 मिनट की कितनी कैंडल बनी होगी, 2 कैंडल बनी होगी, सही बात है। सो आई विल मूव टू 30 मिनट एंड शो यू। देखो 30 मिनट में 2 कैंडल्स दिखी, दो, यानी 1 आवर में जो आपको दिख रहा है ना कि प्राइस यहाँ से यहाँ गई है, वही सेम चीज आपको 30 मिनट में क्या दिखेगी कि प्राइस यहाँ से यहाँ तो गई है, बट 2 कैंडल्स में, ठीक है। यानी 30 मिनट यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगे, मुझे ये लेवल भी मार्क करने दो। देखो 30 मिनट्स यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगे, एंड दूसरे 30 मिनट्स यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगे, सही बात है। इस तरह से होता है। देखो अब देखो ये पूरा ड्यूरेशन कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना ड्यूरेशन है, 1 आवर का, सही बात है। अब अगर फर्दर मैं आपको बताऊं कि 1 आवर में 15 मिनट की कितनी कैंडल्स बनेगी, 4 कैंडल, 4 15 मिनट की कैंडल्स बनेगी, तब जाके 1 आवर की एक कैंडल बनेगी, सही बात है। सो अगर मैं आपको 15 मिनट बताऊं ना, तो 15 मिनट में देखो क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितनी कैंडल्स लगी, 4 कैंडल्स, ठीक है। सो पहली कैंडल यहाँ से यहाँ पहुंची, दूसरी जहां ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई, इसे क्या कहते हैं, डोजी, है ना। हालांकि इसकी बॉटम भी कितनी है नहीं कि इसे परफेक्ट एक डोजी कह सके, बट स्टिल कह सकते हैं इसे, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है प्राइस में। एंड इनडिसीजन कैंडल जिसे कहते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो वैसी कैंडल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई एंड यहाँ पे क्लोज हुई, यानी थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया। अगेन ये फाइनली फोर्थ जो कैंडल बनी, इसने फाइनली यहाँ तक पहुंचाया, यानी यहाँ से यहाँ पूरा 1 आवर लगा है। देखो 4:30 को यह कैंडल ओपन हुई, फिर 15-15 मिनट में क्लोज हुई है, देखो। एंड फाइनली जाके 5:30, देखो 5:15 को ओपन हुई ये कैंडल, यानी 5:30 को क्लोज हुई, है ना। 4:30 को ओपन हुई एंड 5:30 को जाके यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी 1 घंटा लगा। 15 मिनट की 4 कैंडल्स 1 घंटे की कैंडल बनाती है, समझ रहे हो। सो इसीलिए जितना लोअर टाइम फ्रेम में हम जाते हैं ना, हमें थोड़ी प्रिसाइज चीजें दिखने लगती है, आप समझ रहे हो। चार्ट एक ही है, प्राइस मूवमेंट एक ही है। जैसे अगर मेरी हाँ, और एक चीज कि कुछ लोग पूछते हैं कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री ली है ना, ये एक मुझे क्वेश्चन आता था कई बार कि कौन से टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली है। सो ऐसा नहीं होता कि देखो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम देख के मैंने एंट्री की हो, 15 मिनट देख के एंट्री की हो या 30 मिनट की एंट्री की हो, प्राइस तो सेम ही चल रही है। एंट्री तो यहाँ पे ही बनेगी अगर मैं कोई भी टाइम फ्रेम देख के लूँ तो, सही बात है। कन्फ्लुएंसेस तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हो सकते हैं, राइट। सो आपकी जो प्राइस चल रही है ना, वो सारे टाइम फ्रेम्स में एक ही होगी, समझ रहे हो। जो मूवमेंट आ रहा है ना प्राइस में, वो सारे टाइम फ्रेम्स में एक ही है। बट चीज बात ये है कि हायर टाइम फ्रेम में आपको एक ओवरऑल मूवमेंट दिखता है। जैसे 4 घंटे में प्राइस यहाँ से यहाँ गई, समझ रहे हो।
बट जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना उतना आपको प्रिसाइज चीजें दिखने लगेगी। जैसे 15 मिनट अगर मैं खोलती हूँ, ठीक है, तो 15 मिनट में मैं इस कैंडल में क्या देख सकती हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ आई है। ठीक है, 15 मिनट में ये हुआ कि प्राइस कहाँ से कहाँ आई, यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, 15 मिनट में ये रेड कैंडल क्लोज हुई। डन। अब अगर मैं 1 मिनट में जाती हूँ तो मुझे 15 कैंडल्स दिखेगी, राइट। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में करती हूँ तो मुझे टाइमिंग्स देखना पड़ेगा इसके लिए। देखो ये कैंडल कब ओपन हुई थी, 5:45। सो लेट्स गो टू 5:45 की 1 मिनट की कैंडल। सो दिस इज 5:45, यस। सो 5:40 देखो यहाँ पे ये ओपन हुई है, राइट। सो 5:45 को यहाँ पे वो कैंडल ओपन हुई, फिर देखो 15 कैंडल्स बनी एंड देन जाके मेरा 6 बजे को ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। समझ रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुई, प्राइस ऊपर गई नीचे गई, है ना, सब कुछ हो गया। 15 कैंडल्स बनी एंड देन जाके फिर क्लोजिंग आई 15 मिनट कैंडल की। यानी इसमें लॉजिक ये है कि जितना लोअर टाइम फ्रेम्स में हम शिफ्ट होंगे ना उतना हमें प्रिसाइज चीजें दिखेंगी कि एग्जैक्टली प्राइस ने अंदर क्या मूवमेंट किया है। समझ रहे हो। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखो ये वाली कैंडल है। अब ये वाली कैंडल कैसे बनी होगी, दो केसेस हो सकता है। एक तो यहाँ पे ओपन हुई, पहले इसने टॉप विक दी, देन बॉटम विक दी, देन जाके ग्रीन क्लोज हुई, ऐसा हो सकता है। या फिर ओपन हुई, देन बॉटम विक दे दी एंड फिर ऊपर गई, टॉप विक देके ऐसे क्लोज हो गई। समझ रहे हो, कोई भी वेज हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, 1 मिनट में जाओगे ना तो आपको दिखेगा। ये कैंडल ओपन हुई थी 5 बजे, तो लेट्स गो एंड सी 5 बजे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, फिर देखो इसने थोड़ी सी बॉटम विक दी पहले, फिर ऊपर 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 गई, राइट, यहाँ पे गई एंड फिर देखो ये जो एक कैंडल बनी है ना जो 7:14 को ओपन हुई थी, लास्ट कैंडल ने टॉप विक देके ऐसे क्लोज हो गई, ग्रीन। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो ऐसे वर्क करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ टॉप विक एंड बॉटम विक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो देखो सबसे पहले तो आप कोई भी कैंडल देख लो, चार्ट पे कोई भी कैंडल देख लो, रेयरली ऐसी कोई कैंडल दिखेगी आपको जिसकी टॉप विक या बॉटम विक नहीं होगी। देखो कोई भी कैंडल पकड़ लो, जनरली सारी कैंडल्स के आपको टॉप विक बॉटम विक दिखेगी। जैसे ये कैंडल देखो, सारी कैंडल्स के टॉप विक बॉटम है, सारी कैंडल्स देखो। देखो इसकी भी है, एकदम छोटी सी है पर है। डन। फिर इसकी नहीं है, देखो इसकी बिल्कुल भी बॉटम विक नहीं है ये वाली कैंडल की। सो वेरी फ्यू केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे टॉप विक बॉटम विक नहीं लगती, बट जनरली ईच एंड एवरी कैंडल, स्पेशली यस ये बिटकॉइन है एंड जनरली गोल्ड में भी आप देखोगे तो ईच एंड एवरी कैंडल गिव्स अ थोड़ी ना थोड़ी तो टॉप विक एंड बॉटम विक तो देती ही देती है। ठीक है, तो अब मैं क्यों कहती हूँ कि 4 आवर ओपनिंग क्लोजिंग इंपॉर्टेंट एक टाइमिंग है, क्योंकि देखो सपोज 4 आवर की एक कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, मान लो अभी तो इसको तो टाइम है क्लोज होने में, बट मान लो 4 आवर की एक कैंडल क्लोज हुई, तो जो दूसरी कैंडल होती है ना, तो जब भी 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट अपनी 4 आवर की कैंडल ओपन हुई तो वो सबसे पहले टॉप विक या बॉटम विक देने की ट्राई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, यहाँ पे मान लो कि अभी अभी ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ऐसा मान लो। तो अगर प्राइस इंस्टेंट ओपन होते ही अगर नीचे का मूवमेंट दे रही है, यानी कि प्राइस क्या दे रही है, बॉटम विक दे रही है। अब ये जो मैं लॉजिक बता रही हूँ ना, ये 4 आवर 1 आवर सबके सब टाइम फ्रेम्स के लिए वैलिड है, ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम। बट जनरली ये चीज हमें हायर टाइम फ्रेम में ही देखनी होती है, ठीक है, 1 आवर एंड 4 आवर में एंड डेली में, ठीक है, ये तीनों हायर टाइम फ्रेम्स में ही हमें ये ऑब्जर्व करना रहता है। ठीक है, सो इसमें क्या है कि 4 आवर की कैंडल ओपन हुई। अब अगर ये सब पहले नीचे जा रही है ना, तो अगर पहले नीचे जाएगी तो आपको कैसी कैंडल दिखेगी, रेड बनती हुई, रनिंग कैंडल है ना, रेड दिखेगी, राइट, अगर प्राइस नीचे जाएगी तो जब भी ऐसा होता है ना कि कैंडल ओपन हुई एंड इंस्टेंट नीचे जा रही है एंड अगर आपकी डायरेक्शन बाइंग साइड की है, तो ऐसा होता है कि वो बॉटम विक देने आती है। अगर कैंडल इंस्टेंट ओपन होके नीचे आ रही है तो ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो पहले बॉटम विक दे रही है, क्योंकि मान लो कि आपके देखो ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है। अब मान लो एक कैंडल अप्रोच की मेरे लेवल को इस तरह से, बट मेरी जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई ना, ये नेक्स्ट कैंडल मान लो मेरी 4 आवर की कैंडल है और ये जैसे ही ओपन हुई नीचे आने लगी, इसका मतलब
हो सकता है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि ये जो रेड कैंडल अभी दिख रही है ना, ये एक्चुअल में बॉटम विक दे रही है, क्योंकि अभी तो इसकी कोई टॉप विक लगी ही नहीं। यानी ये बॉटम विक देने आई प्राइस मेरे जोन को टैप करके अगेन ये एक बुलिश साइड मूव देके फिर टॉप विक, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो आप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइमिंग से। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरा नीचे कोई लिक्विडिटी जोन है एंड अगर प्राइस की कोई टॉपिक नहीं है एंड स्ट्रेट अप अगर टैप करने आती है, सो यू कैन कंसिडर कि भाई ये सिर्फ बॉटम विक देने आई है एंड अब यहाँ से ये टॉप विक देने जा सकती है। समझ लो, क्योंकि अगर प्राइस इंस्टेंटली ओपन होते नीचे आती है मतलब टॉप विक तो अभी दी ही नहीं इसने, सो टॉप विक देने जा सकती है ना प्राइस। तो ऐसे वर्क करता है टॉप विक एंड बॉटम विक का कॉन्सेप्ट। अब सेम वे मान लो कि आपका कोई सेलिंग लेवल है, ठीक है, सेलिंग लेवल है एंड मान लो लेवल भी टैप हो गया, बट यहाँ पे आपकी कोई एक मेजर लिक्विडिटी है, ठीक है, ये पॉइंट पे एक मेजर लिक्विडिटी है वो जो पेंडिंग है। अब क्या हुआ कि लेवल तो टैप हो गया जैसे मैंने कहा, बट यहाँ पे मेरी 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई। अब मेरी जो दूसरी कैंडल ओपन हुई ना, इसने क्या किया कि पहले ऊपर जाके ये लिक्विडिटी स्वीप की, तो लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई एंड टॉपिक भी लग गई। समझ लो, एंड फिर नीचे 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 गई एंड फिर रेड, चाहे रेड क्लोज हो जाए या फिर डोजी क्लोज हो जाए, दोनों दोनों ही यहाँ पे अच्छे सिनेरियोस बन जाएंगे। समझ लो, तो इस तरह से वर्क करता है टॉपिक एंड बॉटम विक का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपका डायरेक्शन सपोज सेलिंग साइड है तो टॉपिक लग जाए तो बढ़िया बात है, यानी अगर प्राइस ऊपर आ जाए तो बढ़िया ही है ना कि पहले टॉपिक लग गई। समझ रहे हो? क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे इंस्टेंट ओपन होके नीचे आ गई तो इसकी तो टॉपिक तो लगी ही नहीं है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सारे कैंडल्स की टॉपिक बॉटम विक दोनों लगती है, तो अगर इसकी टॉपिक नहीं लगी तो हो सकता है प्राइस अगेन ऊपर आ सकती है। समझ लो, तो ये एक लॉजिक होता है टॉपिक एंड बॉटम विक का। ये आपको ऑब्जर्व करना होता है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग के टाइम्स पे क्या आपके फेवर में अगर चीजें हो रही है तो वो जस्ट एक कन्फ्लुएंस ऐड हो जाएगा आपकी ट्रेड के लिए, इस तरह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग देखेंगे 1 आवर एंड 4 आवर ओपनिंग क्लोजिंग में, ठीक है। नॉट ऑलवेज बट स्पेशली जब आपके जोन पे हो प्राइस या फिर आपको कोई मेजर एक लिक्विडिटी या ऐसा कुछ नजर आ रहा है जहाँ पे प्राइस आ सकती है, तो वहां पे आप नोटिस कर सकते हो ये चीज कि भाई 1 आवर की कैंडल ओपन हुई एंड यस ये पहले बॉटम विक देने आ रही है, यानी गुड साइन है, इस तरह से। देन 1 आवर एंड 4 आवर ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम्स यानी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टाइम फ्रेम्स के बीच का कनेक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखो, अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर मार्किंग है ना, ये तो मैंने आपको सिखा दिया एपिसोड 2 और 3 में बहुत ही अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा तो स्ट्रक्चर मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख लो, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट के एपिसोड 2 एंड 3। अब स्ट्रक्चर मार्किंग अगर आपको क्लियर है तो स्ट्रक्चर मार्किंग हमें जितने भी टाइम फ्रेम्स मैंने यहाँ पे दिए है ना, सारे टाइम फ्रेम्स में हमें स्ट्रक्चर मार्किंग करनी ही करनी है, ठीक है। नॉर्मली हम जैसे मैंने आपको सिखाया है ना स्ट्रक्चर मार्किंग, वैसे ही आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है सारे टाइम फ्रेम्स में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, जब हम एनालिसिस करेंगे तो सारे टाइम फ्रेम्स में, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सारे टाइम फ्रेम्स में हम लोग स्ट्रक्चर नोटिस करेंगे, स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके लिए 4 आवर का इम्पल्स और 5 मिनट का इम्पल्स अलग अलग होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। चलो ध्यान से देखना। देखो, मान लो कि ये मेरा 4 आवर का बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाई लो एंड हाई, ऐसा मुझे 4 आवर में दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने 4 आवर में अगर मुझे ये स्ट्रक्चर मार्क किया मैंने, है, मान लो मैंने हाई लो हाई इस तरह से मैंने 4 आवर में स्ट्रक्चर मार्क किया, पर अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट में गई तो मुझे यहाँ पे तो सेम नहीं दिखेगा, मुझे हाई लो एंड हाई 5 मिनट और 15 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। सपोज 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो मुझे क्या दिखेगा पता है, मुझे इस तरह से चीजें दिखेगी। देखो कि यहाँ पे ये जो इम्पल्स आया ना 4 आवर का, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का बुलिश स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इससे मैं कर देती हूँ येलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दिस इज येलो, क्या है मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड व्हाइट क्या है 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। यानी अगर 4 आवर में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना, हाई लो एंड हाई, दिस इज माई इम्पल्स रिट्रेसमेंट इम्पल्स, ठीक है, अगर 4 आवर में ऐसा दिख रहा है तो सेम टू सेम आपको 5 मिनट में इसी जगह पे क्या दिखेगा पता है। मान लो कि ये चार्ट का एक सेक्शन है,
चार्ट का मेरा ये एक सेक्शन है एंड इस सेक्शन में मुझे 4R में दिख रहा है कि भाई ये मेरा इम्पल्स है, रिट्रेसमेंट है, इम्पल्स है, इतना ही दिख रहा है आपको 4R में। बट जब आप 5 मिनट में जाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, येलो, सिर्फ येलो। मुझे ये व्हाइट को एक बारी के लिए हटा देती हूँ, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, अब मैं ऐसा दिखेगा, ठीक है। सेम सेक्शन है, 4R में जाओगे तो आपको स्ट्रेट अप इम्पल्स, रिट्रेसमेंट इम्पल्स दिखेगा, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा। 4R में आपको दिख रहा है कि इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट करती हूँ तो आपको ये नहीं दिखेगा इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्समेंट। उसकी जगह पे आपको ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर। यानी अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे क्या हुआ था, बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था। फिर मेरा ये जो लास्ट लो पॉइंट था ये ब्रेक हो गया, समझ लो। जैसे ही ब्रेक हुआ ये लोअर लो बेरिश स्ट्रक्चर बनाने लगा। फिर वापस से ये जो मेरा बेरिश स्ट्रक्चर था इसका मेरा रीसेंट हाई ब्रेक हो गया, तो क्या हो गया, बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो होने लगा। इतना तो समझ लो। यानी यहाँ पे हुआ क्या है कि 4R में जो आपको इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स दिखा ना, इसी स्ट्रक्चर में आपको 5 मिनट में सिग्नल मिला। कैसे, देखो, जैसे 4R का इम्पल्स था तो 5 मिनट में भी आपको बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा था, करेक्ट। लेकिन जब 4R रिट्रेसमेंट स्टार्ट करने वाला था तो आपको पता कैसे चला कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ, जब 5 मिनट का ये मेरा लेटेस्ट लो ब्रेक हुआ। यानी 5 मिनट में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बेरिश साइड, जब स्ट्रक्चर बुलिश से बेरिश शिफ्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि अच्छा, अगर इम्पल्स दे रहा था अब तक 4R एंड अब अगर 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो अब 4R रिट्रेसमेंट देने वाला है, समझ रहे हो। तो अब आपको सिग्नल मिल गया कि यस रिट्रेसमेंट आने वाला है, सो रिट्रेसमेंट आई, लोअर लो स्ट्रक्चर बना। फिर यहाँ पे आपका 4R का इम्पल्स था, करेक्ट। तो इम्पल्स में आपका कहीं ना कहीं बाइंग जोन तो होगा, तो मान लो यहाँ पे आपका कोई बाइंग जोन था एंड उसको टैप करके यहाँ पे 5 मिनट में जो बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा था वो तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, मेरा ये जो लेटेस्ट हाई था ना इसको ब्रेक कर दिया। तो क्या हो गया, बेरिश से बुलिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया 5 मिनट में। तो अब इसने सिग्नल दिया कि अब रिट्रेसमेंट खत्म, अब इम्पल्स आ सकता है। समझ लो 4R में ये जो पूरा इम्पल्स था तो 4R में ये पूरा रिट्रेसमेंट था। अब मान लो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का आपका कोई जोन बन रहा होगा एग्जाम्पल के लिए, तो अगर इसको टैप करके 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो ये सिग्नल है कि यस अब नया इम्पल्स यहाँ से आ सकता है, समझ लो। तो इस तरह से हमें देखनी है चीजें। तो मैंने जो बोला ना ये जस्ट एक एग्जांपल था कि ये मान लो आपका 4R टाइम फ्रेम में अगर आपको ऐसा दिख रहा है, मैं इसको वाइट कर देती हूँ, ये 4R है और ये 5 मिनट है, तो ये 1 आवर और 5 मिनट भी हो सकता है, ये 1 आवर और 1 मिनट भी हो सकता है। मेन है कॉन्सेप्ट को समझो कि हायर टाइम फ्रेम में अगर आपको ऐसा दिखा तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको वैसा ही नहीं दिखेगा, आपको कितने सारे इम्पल्स और रिट्रेसमेंट दिखेंगे, समझो। एंड ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है ना लोअर टाइम फ्रेम का, ये ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आप ये चीज को समझो कि यहाँ से मेरा इम्पल्स कंटिन्यू होने वाला था, ये सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, लोअर टाइम फ्रेम बताएगा। जब मेरा लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, 1 मिनट और 5 मिनट, तो जब 1 मिनट और 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब वो मुझे हिंट देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, उसके बाद जाके 5 मिनट में होगा, उसके बाद जाके 15 मिनट में होगा। इसीलिए जो स्टार्ट होता है ना वो लोअर टाइम फ्रेम से चीजें स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तब मुझे कंफर्मेशन मिला कि हाँ भाई अब इम्पल्स आएगा। अगर ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, हायर टाइम फ्रेम का जोन है, एंड वहां से मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ लोअर टाइम फ्रेम में जो कि होता है 5 मिनट, 1 मिनट, एंड हायर टाइम फ्रेम्स होता है 1 आवर, 4 आवर। तो अगर हायर टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर और जोन के हिसाब के लेवल पे अगर लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट और 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखे अपने बायस के अकॉर्डिंग अपने लेवल पे, तो वो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं वो हमें डायरेक्शन और लेवल मार्क करने में तो हेल्प करते हैं, बट लोअर टाइम फ्रेम्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों, कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि सबसे पहला हिंट वही देगा। सबसे पहले तो 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, उसके बाद ही 5 मिनट में हो पाएगा।
इसलिए लोअर टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से उठना है तो सबसे पहले तो 1 मिनट में ही आपको इंडिकेशन मिलेगा। अगर 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि यस, यहाँ से आपकी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, तो ये सेम चीज मैं आप लोगों को चार्ट पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब ध्यान से देखो, ये बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करूँ, यहाँ से अगर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसा मार्क किया, बुलिश स्ट्रक्चर है, तो ये मेरा 4 आवर का क्या है, बुलिश इम्पल्स है। ठीक है, सो मैं जस्ट इस इम्पल्स को मार्क करती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा 4 आवर का बुलिश इम्पल्स है, राइट। अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे, अब मैं 5 मिनट में स्ट्रक्चर मार्क करती हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव टू, मुझे ये येलो कर देना है। ठीक, सो 5 मिनट में अगर इसी पॉइंट से, जहाँ से 4 आवर का ये स्टार्ट हुआ था इम्पल्स, इसी पॉइंट से 5 मिनट में स्ट्रक्चर मार्किंग करता है। ठीक है, सो ये मेरा हाई, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, सो ये मेरा लो बन गया, हाई लो, देन स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, ये मेरा हाई एंड फर्दर ये मेरा लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई लो, देन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 2 कैंडल क्लोजिंग आई है। ठीक है, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई, डन। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो हमारा 4 आवर का पूरा इम्पल्स था, इसमें 5 मिनट में आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्योर बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक भी लो पॉइंट जो है इस स्ट्रक्चर में ब्रेक नहीं हुआ, सही बात है। ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई पॉइंट जो हमारा 4 आवर का इम्पल्स था, ये लो पॉइंट था एंड ये हाई पॉइंट था, तो ये जो इम्पल्स आया 4 आवर में, तो 4 आवर में तो आपको स्ट्रेट टाइम इम्पल्स दिखा, लेकिन 5 मिनट में क्या दिख रहा है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए प्राइस जा रही है, सही बात है। अब अगर मैं ये पर्टिकुलर रीजन में देखूं ध्यान से, तो क्या हुआ है कि जैसे ही इम्पल्स तो दे दिया, लेकिन जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, ये देखो कि देखो प्रीवियस 2 लो पॉइंट्स ब्रेक हुए, इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली क्या हो गया, बेरिश साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, बुलिश से बेरिश साइड, यानी अभी बेरिश स्ट्रक्चर फॉलो होगा, करेक्ट है। तो प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, उसके बाद ये लोअर लो बनाने लगी, राइट, ये लोअर लो बनाने लगी, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर रिट्रेसमेंट, 4 आवर की रिट्रेसमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे इसने कंटिन्यू किया अपना पूरा रिट्रेसमेंट। देखो 4 आवर में मैं, देखो यहाँ पे आपको लोअर लो स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। सो 4 आवर में आपको क्या दिखेगा, एक रिट्रेसमेंट दिखेगी। देखो यहाँ पे अगर ये इम्पल्स था तो ये क्या हुआ, रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट में भी आपको लोअर लो स्ट्रक्चर दिखेगा, समझ रहे हो। फिर अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि ये रिट्रेसमेंट थी, ठीक है, ये इम्पल्स था, फिर पूरा प्राइस ने रिट्रेस किया यहाँ तक, तो यहाँ पे ध्यान से देखो वापस से यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बुलिश साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये देखो, ये जो लोअर लो बना रहा था, इसमें लो हाई एंड लो, ये लेटेस्ट हाई पॉइंट था, तो जब ये ब्रेक हुआ फिर जाके इसने अगेन इम्पल्स देना स्टार्ट किया, समझ रहे हो। सो इस तरह से चीजें वर्क करती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा बेसिक आइडिया क्या रहेगा ट्रेड लेने का, कि हम लोग जो हायर टाइम फ्रेम्स हो गए ना, 4 आवर 1 आवर 4 आवर 1 आवर, ये हायर टाइम फ्रेम्स देख के हम लोग एक ट्रेंड डिसाइड करेंगे, एक लेवल डिसाइड करेंगे, एक व्यू रखेंगे मार्केट में कि हमें ये जोन से बाइंग देखनी है या फिर हो सकता है ये जोन से सेलिंग देखनी है। ठीक है, एक प्रॉपर व्यू रखेंगे मार्केट में अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम जोन्स। अब बात आती है कंफर्मेशंस की, तो मैं वो आगे के एपिसोड्स में आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या कंफर्मेशंस देखना है अपने जोन्स पे। तो ये जो जोन्स मार्क करना है एंड क्या कंफर्मेशंस देखने हैं, ये पूरा नेक्स्ट एपिसोड में कवर होगा। ठीक है, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर कर रही हूँ, जैसे टाइम फ्रेम्स हो गया एंड मीनिंग क्या है। जैसे मैं अगर सिंपली आपको कह दूं कि भाई 4 आवर में एक कैंडल 4 घंटे में क्लोज होती है, 1 आवर में 1 घंटे में क्लोज होता है, आपको नहीं समझ में आएगा। पर अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं कि देखो यहाँ से ये मूवमेंट हुआ है, तो इतने मूवमेंट में 1 आवर में ऐसा हुआ था, तो आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी। एंड आफ्टर दिस एपिसोड आप लाइव में भी ऑब्जर्व करो चीजों को, तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। मैं रोज लाइव आती हूँ 11:30 को, तो आप वो ज्वाइन करो।
मेरी लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर 1 आवर में आपको कोई इम्पल्स दिख रहा है, कोई भी मूवमेंट दिख रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी एक प्रिसाइज आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, कोई भी अगर कोई हायर टाइम फ्रेम में उसमें आपको स्ट्रेट अप अगर इम्पल्स नजर आ रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखेगा वहां पे। समझ रहे हो? तो ये चीज अंडरस्टैंड करना है, खुद भी आप चार्ट में देखो, ऑब्जर्व करो ये चीजों को। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आज का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फिबोनाची, कि हमारे में ये एक टूल रहता है। देखो यहाँ पे आपको जो टूल्स दिख रहा है, इसमें ये वाला जो टूल है ना, ये टूल पे सिलेक्ट करो एंड ये होता है अपना फिबोनाची। ठीक है, ये फिबोनाची टूल है एंड ये टूल को मैं यूज करती हूँ एज अ कन्फ्लुएंस अपने ट्रेड्स, अपने जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली। तो ये जो फिबोनाची है, सबसे पहले तो जब आप इसे सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको अलग दिखेगा क्योंकि इसकी सेटिंग्स अलग होगी। सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है एंड सेम मेरे जैसी सेटिंग्स आप कर सकते हो। ठीक है, कौन से लेवल्स है? 0 एंड 1। ये 0 है, ये 1। वेट, मैं है ना ये वैल्यूज ऑन करके आपको दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो लेवल्स मैंने ऑन कर दिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो ये 0 है एंड ये 1 है। ठीक है, एंड इसमें ये है 0.382, 0.5। फिर ये जो ब्लू वाला जोन है ना, इसे मैं कहती हूँ गोल्डन जोन। इसकी क्या वैल्यूज है? 0.618 से 0.67 और ये है 0.786। अब एग्जैक्टली ये है क्या, किस तरह से इसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके पहले आप लोग अपने फिबोनाची में ये सेटिंग्स सेट कर लेना। अब देखो, हम लोग फिबोनाची ऑलवेज ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी साइडवेज मार्केट में हमारा फिबोनाची यूज नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि मेरा एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरा एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें मैं फिबोनाची यूज कर सकती हूँ। एक बुलिश स्ट्रक्चर अगर मुझे दिख रहा है तो मैं फिबोनाची यूज कर सकती हूँ। यानी जब मेरे पास अपने लेटेस्ट लो पॉइंट और लेटेस्ट हाई पॉइंट है, तो इसमें मैं फिब यूज कर सकती हूँ। फिबोनाची को मैं फिब बोलती हूँ शॉर्ट में। अब सपोज मेरा बेयरिश स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी मैं फिब यूज कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा हाई पॉइंट है एंड लेटेस्ट लो पॉइंट है। सही बात है, बट साइडवेज मार्केट में अगर रेंज कर रहा होगा ना प्राइस, तो इसमें मैं फिब यूज नहीं कर सकती। ठीक है, फिब ऑलवेज एक इम्पल्स में यूज होता है। अब देखो, जैसे ये बुलिश बुलिश स्ट्रक्चर है, करेक्ट, तो इसमें ये मेरा क्या है? बाइंग इम्पल्स। सही बात है, ये कैसे चलता है बुलिश स्ट्रक्चर? इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स। सो ये मेरा इम्पल्स है, बाइंग इम्पल्स बुलिश स्ट्रक्चर में। अगर बेयरिश स्ट्रक्चर है तो ये क्या है? मेरा सेलिंग इम्पल्स। करेक्ट, बट दोनों क्या है? इम्पल्स है। तो फिब ऑलवेज हमारे इम्पल्स में यूज होगा। तो अगर बुलिश इम्पल्स हो तो हम फिब कैसे यूज करेंगे? देखो, आई होप आपने सेटिंग सेट कर ली होगी, तो उसके हिसाब से ऐसा दिखेगा आपका फिब। एंड बुलिश इम्पल्स में हम लोग यूज करेंगे लो पॉइंट से ड्रैग करके हाई पॉइंट तक। ठीक है, यानी कि देखो, ये लो पॉइंट तो फिक्स है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट होगा ना, तब हाई पॉइंट कंफर्म होगा, राइट? अगर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगी या इंगल्फिंग रिट्रेसमेंट होगी, तो फिर हम लोग ये हाई पॉइंट को मार्क कर देंगे। तो जैसे ही आपके लो एंड हाई पॉइंट्स कंफर्म हो जाता है, तो आप लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक ड्रैग कर सकते हो फिबोनाची का टूल। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं बाइंग इम्पल्स में। एंड सेम वे, अगर सेलिंग इम्पल्स है, मेरा सेलिंग स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली मेरा जो इम्पल्स रहेगा वो सेलिंग इम्पल्स होगा। तो मेरे पास ये हाई पॉइंट आ जाएगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हाई पॉइंट मेरे पास है अपना लेटेस्ट। एंड जब यहाँ से रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी, तब मेरा लो पॉइंट भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट दोनों मुझे मिल गया मेरे सेलिंग इम्पल्स का, तो तब मैं फिबोनाची टूल को यूज कर सकती हूँ। लेकिन इस बार सेलिंग इम्पल्स है, इसलिए मैं हाई पॉइंट से लो पॉइंट ड्रैग करूंगी। ठीक है, तो यूज इस तरह से करना है। अब क्यों यूज करते हैं, क्या यूज है इसका फिबोनाची का, तो वो मैं बताती हूँ। बट ये बात एकदम क्लियर रखो कि जो भी हमारा फिबोनाची टूल है, ये ऑलवेज इम्पल्स में यूज होगा। या फिर तो बाइंग इम्पल्स में लो टू हाई मार्क करेंगे, या फिर सेलिंग इम्पल्स में हाई टू लो मार्क करेंगे। डन। अब ये क्या काम आता है हमें ये टूल? ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं। अब मान लो कि ये मेरा बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, हाई लो एंड हाई बना। ठीक है, ये मेरा क्या है? लो पॉइंट है एंड ये मेरा लेटेस्ट हाई पॉइंट है। सही बात। तो अब मैं यहाँ पे फिब कैसे यूज कर सकती हूँ? फिबोनाची टूल लिया,
लो पॉइंट पे क्लिक किया, ड्रैग किया हाई पॉइंट तक, सो डन, ये मैंने फिबोनाची टूल अपना यूज कर दिया। अब ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब ये जो फिबोनाची के लेवल्स हैं 0.382, 0.5, 0.618 से 67 ये गोल्डन जोन है एंड 0.786, ये 4 जोन्स मैं यूज करती हूँ फिबोनाची के। तो ये क्या इंडिकेट करता है पता है कि देखो बुलिश स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। बुलिश स्ट्रक्चर में ऑलवेज एक इम्पल्स के बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट, एंड उसके बाद इम्पल्स। सही बात है, ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर वर्क करता है, लो हाई लो पॉइंट्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये लो बन गया, हाई भी बन गया, अब किसकी बारी, लो की बारी। यानी अब देखो प्राइस ने तो यहाँ से रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब बात ये आती है कि प्राइस जो नेक्स्ट, देखो बुलिश स्ट्रक्चर तो ऐसे ही चलता है ना कि अगर इंपल्स देगा फिर रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्स, फिर रिट्रेसमेंट। तो अगर यहाँ पे इंपल्स आ गया है एंड अब प्राइस अगर रिट्रेस कर रही है तो अब क्या आएगा नेक्स्ट, इंपल्स। सही बात है। तो फिबोनाची के ये जो लेवल्स है ना, ये हमें हेल्प करते हैं इंडिकेट करने में कि रिट्रेसमेंट कहाँ से, रिट्रेसमेंट खत्म होके इंपल्स आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है, प्राइस रिट्रेस कर रही है कर रही है कर रही है, तो हो सकता है कि ये 0.38 लेवल को टैप करके फिर एक इंपल्स दे दे, यानी फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, या फिर 0.5 लेवल को टैप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, या फिर गोल्डन जोन एरियाज को टैप करके मेरा इम्पल्स दे दे, या फिर 0.786 को टैप करके मेरा इम्पल्स दे दे, या फिर तो ये क्या हो गया, ए प्लस जोन हो गया मेरा बाइंग का, इसको टैप करके मेरा कंटिन्यू कर दे ट्रेंड। सही बात है। तो ये जो भी फिब के लेवल्स है ना, ये माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को जब चार्ट पे मार्क करके बताऊंगी ना, तो आपको दिखेगा कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस काइंड ऑफ हर जोन पे आपको दिखेगा। तो देखो अगर हम लोग बाइंग इंपल्स में फिब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो 0.38, 0.5, 0.618, 0.67 ये सारे जो जोन्स है ना, ये हमारे छोटे छोटे सपोर्ट जोन्स है जहां से प्राइस अगला इंपल्स दे सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर लेवल से बाइंग देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आया 0.38 पे हमने बाइंग देख ली, 0.5 तक आया हमने ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें कौन से जोन से बाइंग देखनी है, डोंट वरी एट ऑल, मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन अभी समझो, फिब को समझो कि इसका मीनिंग क्या है यूज करने का, क्यों हम इसे यूज करते हैं। अब देखो ये जो 0.382 है ना, इसका मतलब क्या है ये समझो, ठीक है। ये जो नंबर लिखा है इसका मतलब क्या है कि प्राइस क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस 38% भी रिट्रेस कर सकती है। 0.38 यानी क्या हुआ, 38% ही हुआ ना। 38% रिट्रेस करके भी जा सकती है इम्पल्स देने के लिए, या फिर 50% रिट्रेस कर दे। ये एकदम मिडल लाइन है ना, 0.5 देखो 0 1 0.5, सो ये अपना 50% यानी हाफ रिट्रेसमेंट हो गया। सही बात है। अगर ये इम्पल्स है तो अगर 0.5 तक आता है तो हाफ रिट्रेसमेंट हो गया। सो अगर 50% रिट्रेसमेंट करके भी जा सकती है, या फिर 60%, 60 to 70% रिट्रेस करके भी इम्पल्स दे सकती है, या फिर 78% रिट्रेसमेंट हो जाए, या फिर तो फुल रिट्रेसमेंट देके फिर अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो समझ गए ये जो नंबर्स लिखे हैं इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज में लिखे हैं। जैसे अगर प्राइस यहाँ तक आई 0.38 तक तो 38% रिट्रेसमेंट हो गया, फिर अगर 0.5 तक आई तो कितना हो गया, 50% रिट्रेसमेंट हो गया। सही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट है फिब के लेवल्स का। फिब ऐसे जोन्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे, जो हमें, सपोज मान लो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है। सही बात है। लेकिन अगर मुझे दिख गया कि मेरा कोई फिब का लेवल भी कोइंसाइड कर रहा है तो वो मेरे लिए कन्फ्लुएंस हो जाएगा। समझ लो, देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें इम्पल्स दिखा, हमने फिब मार्क किया, भाई फिब का जोन है, हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, नहीं। एंड कौन से लेवल से कब बाइंग देखनी है वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी, ठीक है। बट ये चीज समझो कि जो फिब है ना, ये हम लोग फिब लेवल्स पे डायरेक्ट, कभी फिब का लेवल है चलो इस बेसिस पे हमने एंटर कर ली, कभी भी ऐसा नहीं होगा। फिब ऑलवेज हम लोग एक कन्फ्लुएंस की तरह ऐड करेंगे। मींस फॉर एग्जांपल आपका ऑलरेडी एक लेवल बन रहा है यहाँ पे, बट जब आपने फिब यूज किया ना तब आपने देखा कि भाई मेरा फिब का लेवल भी कोइंसाइड कर रहा है मेरे जोन के साथ, तो वो एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस ऐड हो गया।
ठीक है, हम फिबोनाची का टूल यूज करते हैं कॉन्फ्लुएंस ऐड करने के लिए। अब अगर बात करें ये चारों जोन्स की प्रोबेबिलिटी के, तो ये जो 0.38 लेवल होता है ना, इसकी सबसे लेस प्रायोरिटी होती है, यानी बहुत कम चांसेस होंगे, बहुत कम ऐसे केसेस बनेंगे जहां पे प्राइस 0.38 से ऊपर जाएगी। समझ रहे हो? अब ये कौन से केसेस बनते हैं, रेयर केसेस? सबसे पहला केस 0.38 लेवल से कब प्राइस होती है, सबसे पहला केस, या फिर तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए और ये हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्स होगा, तब चांसेस है कि भाई 0.38 के लेवल से प्राइस जा सकती है। कब? मैंने दो केसेस बोले, जब यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन, मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस है, या फिर ये हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्स है। एंड दूसरी एक बात कि क्यों ये सबसे लेस प्रायोरिटी जोन होता है, पता है? क्योंकि आप अगर लॉजिकली देखना जाए तो सपोज मैं इस इम्पल्स में ट्रेड ले रही हूँ कहीं पे भी, ठीक है, ये इम्पल्स में रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हुई और मैं इस एरिया में कहीं पे भी ट्रेड प्लेस कर रही हूँ इम्पल्स के लिए, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ से ट्रेड ली, तो आप ही बताओ कि मेरा लॉजिकल जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे बनना चाहिए? लो के नीचे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट लास्ट टू लास्ट प्राइस कहाँ तक जा सकती है? लो तक, जहाँ तक सबसे लोएस्ट पॉइंट को टच करके भी तो जा सकती है ना इम्पल्स देने। सो ये सबसे लास्ट जोन है जहां से प्राइस इम्पल्स दे सकती है। सो देखने जाए तो लॉजिकल जो एसएल है वो लो के नीचे होगा ऑलवेज। तो अगर हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा नहीं बनेगा। बट अगर इसकी जगह हम लोग गोल्डन जोन से बाय करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा यहाँ पे। एंड दूसरा रीजन ये है कि 0.38 लेवल तक सबसे लीस्ट रिट्रेसमेंट हुई होगी, करेक्ट। एंड जितनी ज्यादा अगर रिट्रेस करेगी प्राइस तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर जितनी लिक्विडिटी बिल्ड होगी, अगर वो स्वीप कर देगी एंड फिर ऊपर जाएगी तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस भी ऐड हो गया एंड इवन हमें एक बेटर एंट्री भी मिल जाएगी। इसीलिए जो एकदम टॉप के लेवल्स होते हैं ना, ये 0.38 को मैं कहती हूँ कि एकदम टॉप से एंट्री हो गई। अगर जैसे मैंने कहा दो रेयर केसेस बनता है कि अगर आपका ऑल टाइम हाई वाला जोन चल रहा है, मान लो काफी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो चांसेस है कि 0.38 लेवल से आपका चला जाए प्राइस। एंड दूसरा कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का फिब है, 0.38 पे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस एंड कंफर्मेशंस है, तो वो प्राइस डेफिनेटली जा सकती है 0.38 लेवल से भी, ठीक है। बट कम ऐसे चांसेस बनते हैं। बाकी अब देखो, अब आया अपना बाकी तीन लेवल्स, 0.5 गोल्डन जोन एंड 0.786। तो ये तीनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यानी इन ये जो पूरा जोन है ना, ये फिब का एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ से प्राइस जा सकती है एक अपर साइड मूव देने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंफर्मेशंस देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा जोन आपका कौन से जोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। आपका जो लेवल है वो फिब के कौन से लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बट अगर स्पेसिफिकली बात करें ना, तो इन तीनों में से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है ये गोल्डन जोन। ये सबसे फिब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन ये होता है गोल्डन जोन, ठीक है। मैं कौन से में से बात कर रही हूँ? 0.38, 0.5 गोल्डन जोन एंड 0.786। ये चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है गोल्डन जोन। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन जोन। यानी ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट लाइकली, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है ये गोल्डन जोन। मीन्स अगर आपका जो लेवल है हायर टाइम फ्रेम का, उसके साथ अगर आपने फिब यूज किया और आपने नोटिस किया कि भाई मेरे लेवल के साथ तो गोल्डन जोन कोइंसाइड हो रहा है, तो एकदम बेस्ट चीज है, बेस्ट बात है आपके लिए। एंड आप डेफिनेटली वहां से अगर कंफर्मेशंस बने तो ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो ज्यादातर ट्रेड्स में हम लोग फोकस करेंगे पॉइंट, यानी 0.618 से 0.7 यानी गोल्डन जोन पे, कि अगर गोल्डन जोन के साथ कोइंसाइड कर जाए हमारा लेवल तो हम डेफिनेटली वहां से देखेंगे बाइंग साइड या सेलिंग साइड। जैसे ये अगर मेरा बाइंग का इम्पल्स है तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या बन जाएगा? बाइंग जोन बन जाएगा मस्त वाला, अगर मेरा लेवल इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। जैसे इसमें ही देख लो कि मेरा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था वहां पे ही फिब कोइंसाइड कर रहा है, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, जहां से अगर कंफर्मेशंस बने तो मैं बाई साइड एक नया इम्पल्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सही बात है। तो समझ गए कि ये जो भी फिब के जोन है इसमें सबसे मोस्ट हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? गोल्डन जोन को देंगे, ठीक है। एंड जो चौथा वाला लेवल रहा 0.786, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये
आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। अगर आपका लिक्विडिटी जोन या कोई ऐसा है जो टैप होना बाकी है, तो कई बार क्या होता है कि प्राइस गोल्डन जोन तक आएगी, 0.786 पे जो लिक्विडिटी होगी उसको टैप करके गोल्डन जोन के अंदर क्लोजिंग दे देगी। समझ रहे हो? तो ऐसी, यानी मेनली ये जो फिफ्थ के जोन है ना, ये आपको कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करने में हेल्प करेंगे आपकी ट्रेड में। ठीक है, अब सेम वे अगर मेरा बेयरिश इम्पल्स है, ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपका बेयरिश स्ट्रक्चर चल रहा है तो आपके पास क्या होगा, अपना हाई पॉइंट होगा एंड अपना लो पॉइंट होगा। तो इसमें हम लोग फिब किस तरह से यूज करेंगे, फिब टूल हाई से लो यूज करेंगे। सही बात है। अब इसमें क्या मतलब है फिब यूज करने का, कि यहाँ पे भी सेम, कि प्राइस 38% रिट्रेसमेंट करके भी इम्पल्स दे सकती है, या फिर 0.5 50% रिट्रेसमेंट करके भी दे सकती है, या फिर गोल्डन जोन को टैप करके अपना कंटिन्यूएशन कर सकती है ट्रेंड में, या फिर 0.786 के लेवल को टैप करके भी मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे सकती है, यानी नया इम्पल्स दे सकती है, या फिर तो लास्ट टू लास्ट A+ को टैप करके नया इम्पल्स दे दे। सही बात है। तो बेरिश में भी उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट से यूज हो गए आपके फिब के लेवल्स। क्या कॉन्सेप्ट है कि फिब हमें हेल्प करता है, फिब के लेवल्स हमें हेल्प करेंगे ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करने में जहां से नया इम्पल्स पॉसिबल है। जैसे यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, अब नेक्स्ट इम्पल्स यहाँ से हो सकता है, अगर जो भी हमारे जहां पे भी कन्फ्लुएंस बने, हमारे जोन्स जो भी फिब लेवल्स के साथ कोइंसाइड हो, अगर वहां पे कंफर्मेशन बने तो हमें इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से नया इम्पल्स पॉसिबल है। डन। सो सेम वे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो गोल्डन जोन जो, ये चारों में से जो गोल्डन जोन है, ये बन जाता है हमारा बेस्ट फिब का लेवल सेलिंग के लिए, क्योंकि ये हमने सेलिंग इम्पल्स में मार्क किया है फिब। तो फिब कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं, ये आपको क्लियर है। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे बताती हूँ फिब यूज करके। अब ध्यान से देखो 1 आवर टाइम फ्रेम को, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से। सो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर क्या बना है, हाई लो हाई। सही बात है। तो मैं लो टू हाई फिब यूज कर सकती हूँ, यस। तो मैं ये फिब का टूल लूंगी, लो से हाई मेरा फिब यूज करूंगी। ठीक है, तो अब देखो, मैं अभी आप लोगों को ये नहीं बता रही कि कब आपको गोल्डन जोन पे ट्रेड लेनी है, यानी कब आपको फिब के लेवल्स का कॉन्फ्लुएंस लेना है, कब नहीं लेना है, कैसे लेना है, कौन से जोन्स पे अगर कोइंसाइड होगा तब हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो चिंता मत करो कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करनी है, वो मैं आप लोगों को आगे के वीडियोस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से एक्चुअली में। देखो, ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, अब तक सारे जो एपिसोड्स थे उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। जैसे फर्स्ट एपिसोड में कैंडल फॉर्मेशन की साइकोलॉजी, सेकंड एपिसोड में स्ट्रक्चर, थर्ड एपिसोड में भी मैंने स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्किंग का पूरा सब कुछ सिखा दिया, जिससे आप इजीली स्ट्रक्चर मार्किंग अब कर सकते हो। अब फोर्थ एपिसोड में आज मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम्स क्लियर कर रही हूँ एंड फिबोनाची का टूल क्लियर कर रही हूँ कि कॉन्फ्लुएंस कैसे लेंगे हम लोग। सो मैं आप लोगों को अभी तक के वीडियोस में कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। ठीक है, नाउ अब जो नेक्स्ट एपिसोड होगा ना, तब से हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में हम लोगों को चार्ट पे क्या देखना है, कौन से लेवल्स मार्क करने हैं, क्या कंफर्मेशन देखने हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करने वाली हूँ। तो बिल्कुल चिंता मत करो एंड अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तब जाके हम लोग उसे एग्जीक्यूट, तब आप लोग सीख पाओगे कि उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, देखना कैसे है चीजों को चार्ट में। ठीक है, तो अभी के लिए देखो, ये कॉन्सेप्ट को समझो कि स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो कैसे हम लोग कहाँ पे फिब यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा मेरा हाई लो हाई। डन। तो इसमें हम लोग फिब कहाँ से यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया लो से हाई तक यूज करेंगे। सही बात है। सो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया एंड जस्ट ऑब्जर्व करो अभी के लिए कि क्या कर रही है प्राइस। देखो, यहाँ पे इसने गोल्डन जोन के नीचे एक कैंडल तो क्लोज कर दी, बट इसने 0.786 को टैप किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी ओपनिंग क्लोजिंग थी, है ना। एंड अगर हम लोग मार्क करें यहाँ पे अपना A+ जोन, सो ये क्या हो गया, मेरा A+ जोन हो गया। सही बात है। इसने क्या किया, ऑलमोस्ट A+ को टैप करने आई, जहाँ पे मेरा 0.786 भी था एंड जहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये जो बॉडी का ओपन क्लोज हुई है ना, जहाँ पे ये कैंडल्स ऑलमोस्ट उसको टैप किया है एंड देन प्राइस, यानी एक कैंडल तो नीचे क्लोज हो गई बट दूसरी अंदर क्लोज हो गई एंड देन जाके इसने इम्पल्स दिया। तो ये चीजों को समझने की कोशिश करो कि अगर एक कैंडल आपके नीचे क्लोज हो भी जाती है, मान लो गोल्डन जोन के, तो दैट डज नॉट मीन कि भाई आपका ब्रेक हो गया है गोल्डन जोन, ऐसा नहीं है। ये देखो कि 0.786 के पास आपका A+ भी था
एंड आपका ये भी था जहाँ पे कैंडल ओपन क्लोज हुई थी, तो ऑलमोस्ट उसको टैप करके एंड 0.786 को टैप करके अगली कैंडल जो है अंदर क्लोज हो गई। तो ये जो चीज है ये आपको ऑब्जर्व करनी होती है, ठीक है, डन है। तो इस तरह से हम लोग इम्पल्स यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या बन गया मेरा, ये लो पॉइंट बन गया एंड ये हाई पॉइंट बन गया। तो इसमें मैं फिब यूज कर सकती हूँ लो से हाई, सही बात है, ये मेरा हाई पॉइंट। सो मैंने फिब टूल लिया, मैंने लो से हाई मार्क किया, ठीक है, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कब कहाँ कैसे क्यों ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे वो सब आगे देखेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं सिर्फ अभी आपको बताती हूँ कि फिब क्यों कैसे यूज करेंगे एंड क्या ऑब्जर्व करो, ठीक है, चीजों को वो मैं सिखा रही हूँ आपको। डन, जस्ट कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो अभी। डन। अब यहाँ पे बेरिश हो गया, जैसे ही मेरा ये लो ब्रेक हो गया तो स्ट्रक्चर क्या शिफ्ट हो गया, बेरिश, समझ लो ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे क्या बना, लो हाई लो, बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। तो बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ एंड एक हाई एंड लो हमको मिल गया। तो अगर मेरा ये बेरिश स्ट्रक्चर है तो मैं हाई टू लो फिबोनाची यूज करूंगी, सही बात है, ऐसे फिबोनाची यूज करेंगे। अब आगे जाके हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगेन बुलिश साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो हम लोग बुलिश साइड का इम्पल्स देखेंगे। कौन सा इम्पल्स देखेंगे, देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो मेरा इम्पल्स ध्यान से देखना, यहाँ पे इम्पल्स क्या बनेगा मेरा, लो से हाई बनेगा, सही बात है कि नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रिट्रेसमेंट आई, तो ये तो पहले से ही लो पॉइंट था, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही ये लो पॉइंट था, बट जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये मेरा बन गया हाई पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरा रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ, सही बात है। तो मैं मेरा जो फिब है ये लो से हाई यूज करूंगी, सही बात है। तो ये तो हो गया एक तरीका फिब यूज करने का, बट एक दूसरा भी तरीका है, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो इसने क्या क्रिएट किया है, हाई राई फॉर्मेशन, ध्यान से देखना, हाई लो हाई लो हाई लो हाई, यस और नो, हाई राई फॉर्मेशन है कि नहीं इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो अगर आप ऐसे देखने जाओ ना चार्ट को, तो आपको जो लेटेस्ट इम्पल्स है, यानी देखो स्ट्रेट अप यहाँ से बाइंग है, समझ रहे हो, स्ट्रेट अप ये पूरा क्लियर दिख रहा है कि ये बाइंग इम्पल्स है, तो ये इम्पल्स में भी हम लोग फिब यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। दो वेज है फिब यूज करने की, दोनों यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि कन्फ्लुएंसेस कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, हमारे फिब के जोन के साथ कौन से हमारा लेवल, कौन सा फिब का जोन हमारे लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी वैलिड है, आप इस तरह से भी फिब यूज कर सकते हो क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका लेटेस्ट इम्पल्स है चार्ट में, सही बात है कि नहीं। सो यहाँ से भी लो टू हाई आप फिब यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। डन। सो यहाँ पे भी कर सकते हैं फिब यूज। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, हाई बना लो बना हाई बना, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये मैं हटा देती हूँ अभी, ठीक है, ये आपको प्रीवियस फिब हटा देना है। फिब कहाँ पे लगेगा, लेटेस्ट इम्पल्स में, ऑलवेज लेटेस्ट इम्पल्स में लगेगा, ठीक है, पुराना फिब लगा के मत बैठ जाना, ठीक है। अगर मेरा एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, अगर एक बार आपको लेटेस्ट हाई लो पॉइंट होते हैं ना उसमें ही लगता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मेरा लो पॉइंट तो मिल गया लेकिन लेटेस्ट हाई पॉइंट अभी तक नहीं मिला मानो, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल गया क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गई। तो जैसे ही मेरा लेटेस्ट हाई पॉइंट मुझे मिला ना तो ये फिब मैं हटा दूंगी, ठीक है। अब मेरा नया फिब मैं मार्क करूंगी कहाँ पे, मेरे नए लो टू हाई पॉइंट में, नए इम्पल्स में। तो इस तरह से मैंने फिब मार्क किया, डन। सो इस तरह से मैंने फिब मार्क किया लो से हाई तक। ऑब्जर्व करो चीजों को क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, सही बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे था वहां पे ही मेरा 0.38 का लेवल था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस 0.38 लेवल। जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये जोन हम मार्क भी कर दे तो अब ये नोटिस करो कि यहाँ पे कितना कंसोलिडेट किया है प्राइस ने, ये सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं कर पा रही, समझ रहे हो, ये लेवल को ब्रेक ही नहीं पा रही, कितना कंसोलिडेट किया। उसके बाद इसने 0.5 लेवल को टैप करके फिर 0.38 लेवल के अंदर क्लोजिंग दी, ये चीज समझ रहे हो, यानी 0.5 लेवल को टैप करके सीधा ही इसने फिर इम्पल्स दे दिया। तो ये जस्ट ऑब्जर्व करो अभी चीजों को कि यहाँ पे कन्फ्लुएंसेस तो थे बट एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कब मिला, जब इतना कंसोलिडेशन हुआ, घंटों, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है गोल्ड का, घंटों तक प्राइस इस एक लेवल को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रही,
ये भी तो सवाल आता है। तो ये सारे कंफर्मेशन होते हैं जो हम देख सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। सो क्या कौन से कंफर्मेशन देखने हैं वो मैं आगे बताऊंगी, चिंता मत करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर बार इसमें हमें ट्रेड लेनी है, कब लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व करो। अब नेक्स्ट हमारा बना यहाँ पे हाई एंड लो, ठीक है। सो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमारा लो पॉइंट भी बन चुका है एंड हमारा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ, तो ये हमारा हाई पॉइंट भी बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग फिब यूज कर सकते हैं लो से हाई, सही बात है। देखो यहाँ से गोल्डन जोन से ही प्राइस ऊपर गई है, सही बात है। अब अगेन यहाँ पे मेरा लो बन गया, ये मेरा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे तब ये मेरा लो पॉइंट बन गया एंड ये मेरा हाई पॉइंट बन गया, सही बात है। सो यहाँ पे मैं अगेन फिब यूज कर सकती हूँ लो से हाई, सही बात है। फिर यहाँ पे अगर लो बना हाई बना एंड फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बेयरिश शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे बेयरिश शिफ्ट हो गया, अगेन यहाँ पे बुल। तो इस तरह से हम लोग कोई भी इम्पल्स आपको दिखे वहां पे आप फिब यूज कर सकते हो। अब मुझे एक एग्जाम्पल देना है और एक, तो वो मैं आप लोगों को ढूंढ के बताती हूँ, वेट। हाँ देखो मिल गया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना स्ट्रक्चर किस तरह से जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बना है हाई लो एंड हाई बना, सही बात है, इसमें कुछ डाउट। अब ये क्या हुआ, मेरा ए प्लस लेवल हुआ, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ है, एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई, दूसरी अंदर क्लोज हो गई, ठीक है, डन। सो यानी लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ए प्लस लेवल को यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, सही बात है। अब अगर यहाँ पे आपके जोन पे अगर रिएक्शन आती है ना, सपोज मेरा बाइंग का लेवल है, ठीक है, एंड मेरे बाइंग के लेवल से ही बाइंग की रिएक्शन आई, एक इम्पल्सिव मूव आया, तो यहाँ पे भी मैं फिब यूज कर सकती हूँ, किस तरह से, ये लो से हाई तक, समझ रहे हो। मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी कहाँ पे आपको फिब यूज करना है। जैसे आपका नॉर्मली अगर ये स्ट्रक्चर चल रहा है तो मैं कहाँ से फिब यूज करूंगी, लो टू हाई करूंगी, सही बात है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है उसमें हाई, उसमें क्या मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करके बताऊं तो हाई पॉइंट है, लो पॉइंट है एंड हाई पॉइंट है। तो मेरा जो लेटेस्ट इम्पल्स है, जो मेरा लेटेस्ट लो एंड हाई पॉइंट है, इसमें तो मैं फिब यूज कर सकती हूँ ना, लो से हाई पॉइंट तक, सही बात है, इसमें मैं फिब यूज कर सकती हूँ। अब अगर प्राइस, अब देखो ये एक केस बन गया, दूसरा केस याद है मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हो तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं फिब। कोई भी स्ट्रक्चर में आपका इम्पल्स दिखे तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक और कंडीशन है जहां पे हम यूज कर सकते हैं फिब को, कब, जब अपने बाइंग जोन से एक इम्पल्सिव रिएक्शन आपको दिखे, समझो, क्योंकि अगर आपका बाइंग जोन है एंड फर्दर अगर प्राइस को उठना है तो ये फर्दर इसमें भी रिट्रेस करेगी, फिब के जोन्स पे कन्फ्लुएंसेस अगर हमको दिखेंगे तो यहाँ से भी हमारे हम जोन्स मार्क कर सकते हैं ऐसे, जहां से फर्दर इम्पल्सिव मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन है जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, कब, जब अपने जोन से एक बाइंग रिएक्शन देखने को मिले, सपोज सेलिंग जोन है तो सेलिंग रिएक्शन अगर देखने को मिले तो उसमें हाई टू लो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बाइंग लेवल था, यहाँ से हमारा एक बाइंग इम्पल्स आया तो हमने क्या किया, लो से हाई तक फिब मार्क किया एंड देखो आगे जाके इसने क्या किया है, इसने हाई लो हाई लो हाई लो इस तरह से स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया, सही बात है। यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से, समझो। ये रीजन है कि हम लोग यहाँ पे फिब यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस मेरे ए प्लस से अगर प्राइस को सही में उठना है तो उसको इंटरनली भी तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना बाइंग का, तब जाके वो ये हाई पॉइंट तक पहुंच पाएगी। तो ये रीजन की वजह से हम लोग ये जो बाइंग इम्पल्स आता है ना हमारे लेवल से, उसमें भी फिब यूज कर सकते हैं। सेम टू सेम सेलिंग के लिए भी, अगर आपका सेलिंग का लेवल है एंड आपको दिखा एक सेलिंग का इम्पल्स आया है तो आप उस इम्पल्स में हाई टू लो फिब यूज कर सकते हो, डन है। तो ये तीन केसेस है, सिर्फ ये तीन केसेस है जहां पे हम फिब यूज करेंगे। अब ये जो तीन केसेस है ये सारे टाइम फ्रेम्स में वैलिड है, सारे टाइम फ्रेम्स में वैलिड है, ठीक है। फिब हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम में मार्क कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम, 4, जितने भी टाइम फ्रेम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये 3 मिनट को हटा दो, ठीक है, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सारे टाइम फ्रेम्स में हम लोग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करके फिबोनाची यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सारे देखो, अभी ये बात एक क्लैरिटी रखो
कि फिब, अब बात आती है क्वेश्चन कि एग्जैक्टली कौन से टाइम फ्रेम में हम लोग फिब मार्क करना है, ठीक है। सो जो हमारा हायर टाइम फ्रेम्स है, ठीक है, जैसे डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम, इवन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये चारों टाइम फ्रेम्स में हम लोग फिब यूज करेंगे ऑलवेज। एंड जो हमारे जोन्स रहेंगे ना बाइंग या सेलिंग के, ये चारों टाइम फ्रेम्स के फिब का कॉन्फिडेंस हम लोग ले सकते हैं। यानी जोन में, अपने जोन पे अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए फिब का, तो हमें ये चारों टाइम फ्रेम के फिब यूज करने हैं, डेली, 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट। डन है। सपोज 5 मिनट का आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। अब 5 मिनट के इम्पल्स में, इसको मैं हटा देती हूँ, 5 मिनट के इम्पल्स में अगर आप लो से हाई फिब मार्क कर रहे हो एंड यहाँ पे जोन्स बना के देख रहे हो, तो ये तो बहुत लोअर टाइम फ्रेम हो गया ना। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स पे थोड़ी ना करने वाले हैं ट्रेड, सही बात है। हम लोग तो हायर टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट का भी लेवल है तो इट होल्ड्स स्ट्रॉन्ग। अगर 15 मिनट के लेवल पे 1 आवर का भी कुछ कॉन्फ्लुएंस है तो वो स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा, बट इसलिए 5 मिनट में हम लोग यूज नहीं कर सकते। बट ध्यान रखना कि 5 मिनट, देखो हायर टाइम फ्रेम में क्लियर है, हायर टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है फिब, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली, ये चारों टाइम फ्रेम्स में हम लोग फिब यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया केसेस कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। बट जो 1 मिनट एंड 5 मिनट है ना, इसमें कब फिब यूज करना है, देखो इसमें तब फिब यूज करना है जब भी आपका इम्पल्स दिखे आपको अपने बाइंग लेवल से। मान लो कि आपका कोई बाइंग लेवल है, प्राइस नीचे आई, ठीक है। अब अगर ये इम्पल्स क्रिएट करती है तो वो तो हम 1 आवर में भी देख के मार्क कर सकते हैं, इवन 5 मिनट में देख के भी मार्क कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली जब भी अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए ना आपके जोन से, अगर 5 मिनट में या 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, तो हम डेफिनेटली ये इम्पल्स में फिब यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर रखो, ठीक है। 5 मिनट एंड 1 मिनट में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए अपने लेवल से, तो ये केस में हम डेफिनेटली, अब देखो ये सिमिलर हुआ 1 आवर में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको सेम केस, ठीक है, ये सेम केस। मान लो कि आपका यहाँ पे 1 आवर में इम्पल्स दिख रहा है तो आपने फिब यूज कर दिया। अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका होगा ये जगह पे, ठीक है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका होगा ना, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के इम्पल्स में ही फिब यूज कर रहे हो, समझ रहे हो कि यानी कि एक ही फिब आपने यूज किया है बट वो वैलिड है 1 मिनट के लिए भी, क्योंकि 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, एंड 1 आवर में भी वैलिड है, समझ रहे हो। तो मैं दोनों चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी वैलिड है, एंड लोअर टाइम फ्रेम्स में कब वैलिड है, जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो आप लो टू हाई फिब यूज कर सकते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कहाँ पे देखनी है ये चीज है, ठीक है, कैसे हम लोग जोन्स मार्क करेंगे, कैसे फिब के लेवल्स का कॉन्फ्रेंस लेंगे अपने जोन्स पे, ठीक है, एक्चुअल में कौन से लेवल पे ट्रेड लेनी है, क्या कंफर्मेशंस देखेंगे लेवल पे, तो वो सारी चीजें मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगी। बट आई होप आप लोगों को फिब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एंड इवन टाइम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है, कि 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग ये आपको ध्यान रखना है, एंड टॉप विक बॉटम विक के कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, एंड टाइम फ्रेम्स तो आपको पता लग गया एंड कैसे चीजें वर्क करती है, ठीक है। आप खुद से ये चीजें ऑब्जर्व करो, एंड यस मैं कहूंगी कि आप लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, क्योंकि जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, जो अपनी स्ट्रैटेजी के लिए मेन कॉन्सेप्ट्स है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिए। अब सिर्फ बाकी है एप्लीकेशन, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं, एंड अभी अगर आप सिर्फ लाइव स्ट्रीम्स अटेंड करोगे ना, रोज मैं लाइव आती हूँ 11:30 को, ठीक है, रोज मैं एनालिसिस करती हूँ टॉप टू बॉटम एकदम प्रॉपर लाइव, एंड लाइव आपको चीजें बताती हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में, जोन्स मार्क करती हूँ, सब कुछ हमारा प्लानिंग रहता है लाइव ही 11:30 को। तो आप जितना ज्वाइन करोगे एंड लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करोगे ना चीजों को, तो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड के पहले ही आपको काफी सारी चीजें पता लग जाएगी कि कैसे हम लोग जोन मार्क करते हैं, क्या कंफर्मेशंस देखते हैं अपने लेवल से। तो लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम्स मतलब बहुत 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 बढ़िया है मेरे लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन से ही असली लर्निंग्स मिलती है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम्स में बने रहो एज मच एज पॉसिबल, एंड बाकी बात रही ये सारे देखो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए, अंटिल दिस 4 एपिसोड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पार्ट है कि एक्चुअल में ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं
कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या नहीं देखनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लैरिटी के साथ बताऊंगी। बाकी आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। इवन आप लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, लाइव में मुझे पूछो, मैं लाइव में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी चीज़ों को। सो लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो। एंड बाकी तो मैं मेंटरशिप सेशंस ले रही हूँ, डाउट सेशंस हम लोग रखते हैं वीकली, अगर आपको वो ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मेरा एक प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप भी है, तो जहाँ पे हम लोग वीकली रखते हैं डाउट सेशंस, ठीक है, वीकली ओवरव्यू क्या हुआ है इस वीक में, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे मेरे वीडियोस में जाओ एंड ये वाला वीडियो, ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखो, इसमें मैंने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे मेंटरशिप ग्रुप एंड इवन टेलीग्राम ग्रुप में। डन। सो ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने सारे स्टेप्स बताए। इफ यू विश टू ज्वाइन तो ये स्टेप्स कंप्लीट करो एंड मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। डन। सो देखो सारी चीजें अवेलेबल है। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट, ठीक है, जो अभी जो मैं एपिसोड 4 बना रही हूँ। तो अगर आपको बेसिक से सीखना है, यहाँ से सीखो। एंड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं ये 4 वीडियोस में, चौथा अभी मैं अपलोड करूंगी, ये वाला वीडियो है। सो 4 वीडियोस में सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा अपना एपिसोड 5। तो जल्द से जल्द मैं एपिसोड 5 लाऊंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो, तो मैं जल्द से जल्द एपिसोड 5 लाऊंगी। और अब कोई भी डाउट है, ये एपिसोड 4 तक कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मैं एपिसोड 5 में कवर कर सकती हूँ, ठीक है। सो जल्द से जल्द मुझे कमेंट्स में बताओ क्या चीज़ें हैं। एंड ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, मेरे मेंटरशिप सेशंस सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। लाइव स्ट्रीम्स में बने रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जल्दी मिलेंगे लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। मैं रोज़ लाइव आती हूँ 11:30 AM।